तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ स्टार्ट किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जहां हमने उसका स्टेटमेंट पढ़ा और फिर इंट्रोड्यूस किया एक नया टर्म, दैट वाज इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? हाँ पृथ्वी, क्या था इनर्शिया? क्या इनर्शिया का मतलब है? क्या प्रॉपर्टी और क्या है अगली बार से तो नहीं ऊपर बैठक करा दूंगा सबके सामने, सुन रहे हो? अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का पढ़ के आया करो 15-20 मिनट, यहाँ भी बैठे रहता 15 मिनट तक, 10 मिनट तक, जल्दी आके तो बैठ के थोड़ा रिवाइज किया करो ना पिछला क्लास का। हाँ, तो इनर्शिया क्या था? इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट या ऑपोज, एक ही मतलब है दोनों वर्ड का, ठीक है, किसी भी टाइप के चेंज को। अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहेगा, वो चेंजेस को अपोज करेगा, वो आपका इनर्शिया, ठीक है। 3 टाइप के इनर्शिया थे, हम रेस्ट पढ़ रहे थे, है ना, हमने रेस्ट से कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि अगर बॉडी रेस्ट से मोशन आने में रेजिस्ट करे तो उस टाइप के इनर्शिया को अपन इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके 2 एग्जांपल और के लिए जगह छोड़ दो, आज मैं याद से ले लूंगा, ठीक है। इसका इसका इनर्शिया का लास्ट क्लास में नहीं था, तो रिकॉर्डिंग कौन मांगेगा? मैं दूं आपके पूछना चाहिए सर, है नहीं, दिख नहीं रहा है, मैं पिछले क्लास में नहीं था, ये तो काम आपका है ना। कौन बताएगा उसको एग्जांपल इनर्शिया के? जल्दी बताओ, हाँ बता जल्दी। हाँ किसी में भी, इसमें उसको समझ में आ जाए। जब कोई भी चीज मोशन में होती है तब एक एग्जांपल देने बोल रहा हूँ, तो वही तो सर, ये तो तू समझा रहा है ना। जैसे कि तो हम लोग बस में जा रहे हैं और हम लोग को बस में जल्दी से उतरना, बस मोशन में है, तो हम लोग का पैर जब अगर ब्रेक लगेगा, सडन ब्रेक लगेगा, तो ऊपर बॉडी मोशन में रहेगी तो हम लोग आगे फिर मतलब अगर एक चलती हुई बस में ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ जाते हैं, है ना, हम एक जर्क लगता है फॉरवर्ड की तरफ, और एक रुकी हुई बस से अगर बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, उसका कारण है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। पहला वाला केस जहां पे ब्रेक लगा वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन आया, और जहां पे आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट आया। वो एग्जांपल के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देना, 8-10 लाइन, ठीक है। अब आगे अगला लिखो, सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकेंड टाइप का इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लो। ऊपर से ट्राई करो ना, रेस्ट का डेफिनेशन देख के मोशन वाले का डेफिनेशन लिखने के ट्राई करो। ऊपर लिखे थे ना रेस्ट वाले का डेफिनेशन, उसी को देख के इसका कैसे डेफिनेशन बनेगा, देखो कैसे स्टार्ट किए थे वहां पे, देखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, इसका तो लिखो चलो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, the resistance offered by a body, अरे देना उसको, वैसे धीरे लिखता है वो, the resistance offered by a body, सर अब क्या लिखा था वहां पे आगे, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट था ना, उसको क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन करते, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। पिछला डेफिनेशन कॉपी कर पूरा, चेंज तक, change its state of uniform motion. The resistance मिला के देखो पिछला डेफिनेशन, the resistance offered by a body to change its state of uniform motion is called inertia of motion. Is called inertia of motion. वहां पे रेस्ट है ना, बस रेस्ट की जगह यूनिफॉर्म मोशन आएगा, दैट्स इट, बाकी पूरा डेफिनेशन सेम है। Am I clear?
एग्जांपल भी तो सेम लिख सकते हैं। सेम कैसे लिखोगे? सेम मतलब वही पैटर्न लिखोगे। बस वाला भी चली हुई बस, सॉरी रुकी हुई बस चली थी तो वो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। अब चलती हुई बस रुकेगी तब वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, एग्जांपल लिखना। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, बोलो। When a bus stops suddenly, when a bus stops suddenly, when a bus stops suddenly, आप अंदर जाओ तो अपना और सामने। When a bus stops suddenly, इसकी कॉपी से देख के लिखना ना, कहीं पहले में कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना। और ऐसा लगता है कि मुझे आती है बट मुझे नहीं आती है तो वहां देखना। हाँ, when a bus stops suddenly, comma, the passengers standing casually, the passengers standing casually, ये वर्ड अपन पिछले बार भी लिखे थे ना। तो मैं बोला था कि प्रिपेयर्ड रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, अपन इनर्शिया को हरा देंगे। हाँ, the passengers standing casually मतलब नॉर्मली, ठीक है, experiences a jerk forward, experiences a jerk forward, experiences a jerk forward, JERK, experiences a jerk forward. Full stop. This happens because the foot is in contact with the floor. The foot is in contact with the floor. And due to frictional force, the foot stops along with the bus. वहां पे the foot starts लिखा था ना, जो अपन पिछला एग्जांपल लिखे थे वहां पे। Due to frictional force, the foot stops along with the bus. जैसी बस रुकी, पैर बस के कांटेक्ट में थे तो पैर भी रुक गए, बट अपर बॉडी अभी भी आगे जाना चाहती है। समझ रहे हो? हाँ, क्लियर? आपकी बस चल रही है, आप कैजुअली ऐसे खड़े हो, जैसे ही बस तुरंत रुकी तो पैर तो बस से अटैच है, जुड़ा हुआ है ना, तो वो रुक जाएगा पैर, बट आपकी अपर बॉडी अभी भी आगे जाना चाहेगी, इसलिए आप आगे फॉरवर्ड की तरफ आपको जर्क लगता है। ठीक है, सब में होगा, जिसमें मोशन हो रहा है सब में होगा। या एग्जांपल मैंने बस का दिया क्योंकि बस में कैजुअली लोग खड़े रहते हैं ना, बाइक में थोड़ा खड़े रहते हैं, बाइक में हैंडल भी रहता है। हाँ, so due to frictional force the foot stops along with the bus, but the upper part of the body which was in motion tends to remain in motion. जो पहले मोशन में थी अपर बॉडी, वो अभी भी मोशन में रहना चाहेगी। है ना क्लियर? लाइन समझ में आ रही सबको? Tends to remain in motion and experiences a jerk forward. समझ गए? Experiences a jerk forward. मतलब वो पहले भी अपर बॉडी मोशन में थी, अभी भी उसकी टेंडेंसी मोशन में रहने की ही होगी। यही तो इनर्शिया ऑफ मोशन है कि जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक एक बॉडी मोशन नहीं रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन यही तो है। हाँ तो अरे तो वो चल तो रहा है ना, अगर कोई बाहर इंसान आपको देख रहा है तो वो तो यही बोलेगा ना कि आप मोशन में हो, तो यू आर इन मोशन विद बस। ठीक है, तो बस के साथ आपका पैर जुड़ा हुआ है, तो बस जैसी रुकी पैर रुक गया वहीं पे, पर अपर बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहिए।
जैसे पीछे वाले में था कि अपर बॉडी आपकी लोअर बॉडी बस के साथ आगे चली गई, बट अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाह रही है, तो इसलिए आपको पीछे जर्क लगा। अब चलती हुई गाड़ी रुक रही है, मतलब आपका अपर बॉडी अभी मोशन में है, तो इट विल टेंड टू रिमेन इन मोशन, इसलिए आप आगे जर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए कार जो चलाते हैं उनको बोला जाता है ना सीट बेल्ट लगाने के लिए। सीट बेल्ट रहेगा तो तब भी उनको जर्क लगेगा, बट वो जर्क के कारण आगे जाके टकराएंगे भी। ठीक है, मैक्सिमम डेथ इसलिए होती है क्योंकि वो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, वो जैसे ही टकराते हैं उनका सर सीधा जाके स्टीयरिंग में टकराता है, समझ रहे हैं? तो स्टीयरिंग में जैसे सर टकराया आपका, तो सब पता है क्या होता है, मैंने फील किया है कि जब जैसी ब्रेक लगते हैं ना वैसी सीट बेल्ट टाइट हो जाती है, मतलब ऐसे होल्ड हो जाता है। हाँ, तो उसमें सब सेंसर्स लगे रहते हैं। आजकल की कार जो आती है उसमें सेंसर्स लगे हैं। अब एक सेंसर ऐसा भी है कि आजकल एयर बैग वाला भी आ गया ना, एयर बैग खुल जाते हैं, तो अब आप टकराओगे नहीं, बट दैट डजंट मीन कि आपको सीट बेल्ट नहीं पहना कि अब तो एयर बैग है, टकराऊंगा भी तो पीछे आ जाऊंगा वापस, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि एयर बैग नहीं खुलते ना, तो क्योंकि सामने में कुछ लगाते हैं बैग। हाँ, मतलब कुछ एक उतने इंटेंसिटी से हिट होना चाहिए तभी वो एयर बैग ओपन होगा। अगर उतनी इंटेंसिटी से हिट नहीं हुई है कार तो एयर बैग नहीं खुलता। तो कई बार टेक्निकल फॉल्ट के कारण भी एयर बैग नहीं खुलता, तो आप क्या कर लोगे? आप कंपनी में केस थोड़ी ना करने जाओगे, पहले बच तो जाओ, फिर तो कंपनी में केस करेंगे कि आपकी कंपनी की कार आपने बोला था कि वो खोलेगा एयर बैग बट नहीं खुला। बोल सकते हैं, पर क्लेम कर सकते हैं उस चीज पे, राइट? चलो, ये एग्जांपल क्लियर है सबको? चलो सेकंड एक और लिखना। When we switch off a fan, वो तुरंत नहीं रुकता ना, उसकी टेंडेंसी थी मोशन में रहने की, तो वो कुछ देर तक मोशन में रहता है, फिर एयर ड्रैग के कारण रुक जाएगा। तो एयर फ्रिक्शन तो लग रहा होगा ना ब्लेड्स को, अभी भी लग रहा है, बट वो फोर्स ज्यादा है इसलिए वो रुक नहीं रहा है। तो when we switch off a fan, it continues to rotate. When we switch off a fan, it continues to rotate for a while. It continues to rotate for a while due to inertia of motion. Due to inertia of motion. ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना, वो बस से कूदने वाला। हाँ, थर्ड एग्जांपल, ये तो हो गया ना एग्जांपल। ठीक है, थर्ड लिखो, अ पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस, a person jumping from a moving bus, a person jumping from a moving bus in the direction of motion, a person jumping from a moving bus in the direction of motion of the bus, मतलब अगर एक पर्सन, ये है, आप ये बस बना देता हूँ, ठीक है, और ये पर्सन यहाँ से कूद रहा है यहाँ पे, और बस इधर ही जा रही है ना, तो पर्सन कूदता है, ठीक है, तो कूद के वो आगे की तरफ गिरता है मुंह के बल, ना कि पीछे की तरफ, क्योंकि जैसे ही वो नीचे कूदा उसके पैर तो ग्राउंड में आके रेस्ट में हो गए, बट उसका अपर बॉडी अभी भी इसी तरफ मोशन में है, तो इसलिए वो मुंह के बल गिरता है। हाँ? ताकि वो आगे गिरेगा, कैसे उल्टा इस तरह से, सीधा कूदने की जगह वो ऑपोजिट तरफ से। तब भी तो देखो, सुन, वो कितना वेलोसिटी से बाहर कूदेगा, उससे ज्यादा वेलोसिटी से बस आगे जा रही होगी ना। अगर वो इस तरफ से भी ऐसे भी कूदने की कोशिश किया, ऐसे इस तरफ, मतलब मुंह इस तरफ बोल रहे हो ना, तो वो पीठ के बल गिरेगा, मतलब गिरेगा वो इसी साइड, इट विल फॉरवर्ड ओनली। A person jumping from a moving bus in the direction of motion of the bus falls forward. Falls forward. अभी पहले अपन गिरने वाली लिखते हैं, है ना, बाकी तरीका तो पता है ना कि कैसे नहीं गिरना है, कि हम दौड़ते हुए उतरे, हम उसी डायरेक्शन में दौड़ते हुए उतरे। ये बुक में नहीं लिखा रहेगा, वरना फिर आपको बोलेंगे ना कि बुक सिखा रही है कैसे दौड़ना है, कूदना सिखा रही है बस से, इसलिए बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अरे कुछ नहीं होगा मतलब, पर वो बुक में नहीं लिखा रहेगा ना, कई बार हो सकता है आप दौड़ते दौड़ते गिर गए तो, एक्सीडेंट हो जाएगा। दौड़ते दौड़ते भी तो पैर फिसल सकता है, गिर सकते हो, पैर फंस सकता है, मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना, तो इट इज नॉट एडवाइसेबल। इसलिए बुक में कभी नहीं लिखा रहेगा कि दौड़ना है अगर आपको तो ऐसे दौड़ोगे तो ठीक हो जाएगा, तब नहीं गिरोगे, ऐसा नहीं लिखा रहेगा, इट इज नॉट एडवाइसेबल बुक। ठीक है, हाँ। फॉल्स फॉरवर्ड, यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज when his foot touches the ground, when his foot touches the ground, when his foot touches the ground, समझ के लिखो ना क्या लिख रहे हो, ठीक है? when his foot touches the ground, the foot comes to, क्या आएगा? Rest. The foot comes to rest. When his foot touches the ground, the foot comes to rest, comma, but the upper body, but the upper part of the body, but the upper part of the body remains in motion, remains in motion. That is why the person falls forward. That is why the person falls forward. ठीक है, person falls forward. चलो अगला थर्ड, inertia of direction. लॉन्ग जंप जो करते हैं उनको देखते हो, दौड़ के आते हैं एक डिस्टेंस से, खड़े खड़े लॉन्ग जंप कर देते हैं, नहीं करते ना? दे रन फ्रॉम सम डिस्टेंस और उसके बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट से जंप करते हैं, राइट? होता है आपको कि स्कूल में लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो उसका कारण ये होता है कि वो इतना दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं ताकि उनकी बॉडी मोशन में रहे, टेंड्स टू रिमेन एट मोशन, ताकि वो दूर तक जाए। डायरेक्शन अगला है थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इसका भी डेफिनेशन चेंज तक सेम रहेगा क्या? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज, यहां तक सेम सेम देखो, the resistance offered by a body to change its direction of motion. पहले था to change its state of rest, second part to change its state of motion, and third है to change its direction of motion. Is called inertia of direction. Is called inertia of direction. Is called inertia of direction. ठीक है, एग्जाम्पल, कार वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने। हाँ क्या क्या बोले थे, रिपीट करो। कहाँ क्या बोला? इनर्शिया वाला तो यहाँ लिख रहा है वहां दिखा रहा है। नहीं सर, वो सेम था ना, तो पूछ रहे थे। That you change its direction of motion. डायरेक्शन में चेंज को अपोज करेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कार चल रही है ऐसे और अचानक से लेफ्ट टर्न ले ले तो आप राइट की तरफ फॉलो करें, ठीक है? देखो उसका एग्जांपल, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, when a bus suddenly takes a turn, the passengers sitting casually, the passengers sitting casually, the passengers sitting casually experience a jerk in the outward direction. बाहर की तरफ, उनको लगेगा हम बाहर जा रहे हैं,
experiences a jerk in the outward direction. Experiences a jerk. क्या स्पेलिंग है experiences की? तो जल्दी जल्दी लिखना। वो जल्दी लिखना तो गलत ही क्या? Experiences a jerk in the outward direction. Full stop. This happens because the passenger tends to remain क्या लिख रहा है ये? और EN कहाँ है? हैप्स लिख दिया है, हैपन कहाँ है पूरा? This happens because the passenger tends to remain in its original direction. ना फास्ट भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लिख नहीं पाए. This happens because the passenger tends to remain in its original direction. Of motion due to inertia of direction. कहाँ आई कहाँ भी कुछ भी लिखा है. डायरेक्शन ई की जगह आई की जगह ई कर दिया है. हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. This happens because the passenger tends to remain in its original direction of motion due to inertia of direction. ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिखना. कभी वो आगे में पत्थर बांध के घुमा लेते हैं, तो जब धागा टूट जाता है तो पत्थर कहाँ गिरता है? सीधा नीचे ऐसे. मतलब घूमते हुए जहां भी टूटा वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा ना, तुरंत ऐसे नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन उस तरफ ही था तो वो उधर ही जाएगा. समझ रहे हैं? है ना क्लियर? चलो लिखो इसको भी. सपोज अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग. Suppose a stone क्या कर रहा है? क्या कर क्या रहा है? क्या है ये सब? पहले एस लिखा उसको काटा, फिर एस लिखा उसको काटा, फिर एस पी लिखा उसको काटा, फिर एस लिखा उसको काटा. क्या चल क्या रहा दिमाग में तेरे? सपोज अ स्टोन tied to a string. Tied बांधा हुआ. Suppose a stone tied to a string. Tied मतलब वो कपड़ा वाला टाइट नहीं ना, आईडी वाला है ना, बी वाला नहीं. हाँ, tied to a string is whirled. WHIRLED माना. Around, whirled around in a circle. सर्कल बनाते ना अपन ऐसे घुमा घुमा के. In a circle, and when the string is cut, 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 the stone flies off. The stone flies off. The stone flies off tangentially. Tangentially. टेंजेंट मैंने बताया था एक बार कि अगर आपका सर्कल है तो उसके कोई भी पॉइंट से अगर आप एक रेडियस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज टेंजेंट.
तो अगर स्टोन यहाँ टूटा तो वो ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर आप ऐसे घुमा रहे होगे तो, अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो वो इधर डायरेक्शन में जाएगा, समझ रहे हैं ना, टेंजेंशियली। ठीक है, इसका मैंने आपको मडगार्ड का भी एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में। हमारी साइकिल्स में सामने मडगार्ड होता है ना, ताकि चक्के से उछल के कीचड़ आपके कपड़ों पे ना आए। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे, एंड व्हेन द स्ट्रिंग इज कट कॉमा द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। फ्लाइज की स्पेलिंग क्या होती है? FLYES, फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक मडगार्ड वाला एग्जांपल भी लिख लो लास्ट। मडगार्ड्स आर मडगार्ड्स, नाम भी अच्छा है ना उसका, मड को रोकेगा, मडगार्ड्स। मडगार्ड्स are used over the wheels of a vehicle. Mudguards are used over the wheels of a vehicle. Mudguards are used over the wheels of a vehicle because the mud sticking, जो मड उसमें चिपक जाता है, the mud, because the mud sticking in grooves of the tire. grooves समझते हैं? हाँ, मतलब जो आपके टायर में अलग अलग टाइप का पैटर्न बना रहता है ना, ग्रिप जिससे बनती है रोड में, चिकना नहीं होता टायर नीचे से ना, अगर टायर चिकना होगा नीचे से तो आप फिसल जाओगे, इसलिए वो सारे ग्रूव्स बने रहते हैं ताकि आपके टायर का आपके रोड के साथ ग्रिप अच्छा रहे, समझ रहे हैं? हाँ हाँ, शूज में भी रहता है, शूज में भी नीचे ग्रिप ग्रूव्स रहते हैं ना। ठीक है, तो उस एग्जांपल से सेम है ना, जैसा, हाँ सेम है, बस यहाँ पे स्टोन को आप वर्ल कर रहे थे, यहाँ पे आपका चक्का वर्ल हो रहा है, और उसके चक्के में जो आपका ग्रूव्स में जो कीचड़ चिपक जाएगा, वो जब इधर आएगा घूम के टायर, तो वो ग्रूव से टिका के आपके कपड़ों में आ सकता है। मतलब मड डिडक्शन नहीं था, तो एक बार पीछे से हाँ लग रहा था ना कुछ आगे भी है, बट वो अब वो क्या पूरी कार की बॉडी में आ जाता है, इसलिए हमको ऐसा दिखता नहीं, हमको साइकिल का मडगार्ड अलग से दिखता है। हाँ चलो, तो क्या लिखे, हाँ, मड स्टकिंग इन ग्रूव्स ऑफ द टायर फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। हाँ, उस समय भी ऑफ था, वो डबल एफ वाला ही ऑफ था ना, पीछे भी इसके पहले एग्जांपल में भी लिखे थे ऑफ। ग्रूव्स ऑफ द टायर, grooves of the tire fly off tangentially. To protect the rider from this mud, to protect the rider from this mud, to protect the rider from this mud, mudguards are used. Mudguards are used. Mudguards are used. Protect the rider From this mud. ठीक है, ये आपके तीनों इनर्शिया के टाइप्स हो गए, उसके एग्जांपल्स हो गए, राइट। अब नेक्स्ट डालना इनर्शिया एंड मास, अगला हेडिंग रहेगा इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास, इसके बारे में भी हम डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में, है ना। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा होगा, वो बॉडी ज्यादा अपोज करेगी अपना स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, तो लिखना है इसमें हाइफन डाल के, a heavier body offers more inertia, a heavier body offers more inertia
offers more inertia than a lighter body. Than a lighter body. Okay. This means that mass is a measure of inertia. 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 नेक्स्ट थिंग डालना लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम आज एक नया क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं अपन, दैट इज लीनियर मोमेंटम. लीनियर इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, उसका कोई यूनिट नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है. नहीं, जब वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है तो अपन कैसे इसको स्केलर वेक्टर में डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है. इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी. ये आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी लीनियर मोमेंटम. अब इसका भी दो डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे आज. एक पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मीनिंग और एक पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मीनिंग. क्वालिटेटिव मतलब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है. तो मोमेंटम का मतलब होता है द मोशन कंटेन इन अ बॉडी. एक बॉडी में कितना मोशन है उसको अपन मोमेंटम बोलते हैं. जैसे आम भाषा में कभी मोमेंटम वर्ड यूज करते हैं ना, तो क्रिकेट में यूज करते हैं. जैसे लास्ट ओवर हुआ, एक दो लास्ट ओवर हुए और उस लास्ट ओवर में बैट्समैन ने बहुत अच्छे रन बना दिए, तो ऐसा बोला जाता है कि टीम अच्छे मोमेंटम के साथ बाहर गई है, मतलब एक अच्छे नोट पे बाहर गई है. जब आएंगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से बाहर आएंगे कि हाँ हमने लास्ट में अच्छी बैटिंग करी है. और वही अगर आखिरी ओवर में बहुत सारे विकेट्स गिर गए तो उनका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, राइट. तो उनका मोमेंटम कम हो जाएगा, मतलब अब थोड़े से वो नर्वस रहेंगे स्टार्ट करते समय, ठीक है. अब मोमेंटम का फिजिक्स में क्या मतलब है, एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है. मान लो कोई एक बॉडी ज्यादा स्पीड से आ रही है और एक कम स्पीड से आ रही है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. एक ज्यादा स्पीड से आ रही है तो वो ज्यादा मोशन करेगी, उसके अंदर मोशन ज्यादा होगा, वो ब्रेक लगाएगी तो वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी ब्रेक लगाने के बाद, और ये कम दूर तक ट्रैवल करेगी ब्रेक लगाने के बाद. अगर दोनों ने सेम एक्सेलरेशन या सेम रिटार्डेशन के साथ ब्रेक लगाया तो पहली बॉडी जो ज्यादा स्पीड से आ रही है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी. तो मोमेंटम का मतलब होता है इट इज द मोशन कंटेन इन अ बॉडी. अब ये दो चीजों का प्रोपोर्शनल होता है, एक होता है मास से और दूसरा होता है वेलोसिटी से. मैं दोनों का अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ ना. ऐसा समझो कि दो इक्वल मास के लोग दौड़ रहे हैं, पर एक जो है एक बंदा ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है, एक धीरे दौड़ रहा है. तो ऑब्वियसली बात है जो ज्यादा तेज से दौड़ रहा है तो उसको रोकने में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बहुत हाई वेलोसिटी से आ रहा है, और दूसरा वाला धीरे धीरे आ रहा है. दोनों का मास सेम है बट वेलोसिटी एक की ज्यादा है दूसरे की कम है. मतलब जिसके पास ज्यादा वेलोसिटी है वो ज्यादा मोशन वाला है, और जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मोशन कम होगा. मतलब आपका लीनियर मोमेंटम को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल p से, एंड दिस लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. जिस बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा उसमें मोशन ज्यादा. है मैं क्लियर? समझ में आ रही बात? अब सेकंड बात करते हैं मास की. अब दो अलग आदमी को लेते हैं, दोनों को सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कराते हैं, बट एक हेवी है एक लाइट है. तो अभी भी आपको रोकने में किसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? हैवी वाले को. ये तो अपन लास्ट क्लास में भी देखे थे. अगर दो पर्सन हमारे तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, सेम स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे हैं, बट एक हल्का है एक भारी है, एक हेवी और एक लाइटर है, तो हेवी वाले में मोशन ज्यादा होगा और भारी वाले में मोशन सॉरी लाइटर वाले में मोशन कम होगा. मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आल्सो. क्लियर है? लाइटर वाला हाँ, तो फिर अपन कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कि किसका मोमेंटम ज्यादा है. मैं अभी ये बोल रहा था कि अभी हम पहले वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे, मास अलग अलग रखे, फिर मास को कांस्टेंट रखे थे पहले केस में और वेलोसिटीज अलग अलग रखे थे. हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि मोमेंटम जो है ना वो मास और वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मास बढ़ाओ मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओ मोमेंटम बढ़ेगा. तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं ना तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m and v,
और मोमेंटम का फॉर्मूला, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अगर आप के की वैल्यू को 1 रखते हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv। क्या फॉर्मूला है मोमेंटम का, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। के कांस्टेंट है, मतलब वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है के की वैल्यू, बट जस्ट टू मेक अ फॉर्मूला हमने के की वैल्यू 1 रखी है। तो ये वाला जो साइन होता है ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। अब अगर कोई क्वांटिटी इसके जस्ट सामने लिखी है, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, आप y को बढ़ाओ x बढ़ेगा वैल्यू में। पर अगर मैं इसके डायरेक्टली सामने ना लिख के इसके नीचे ऐसा लिखा हूं y, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे अपन, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब आप y को बढ़ाओ, y की वैल्यू को बढ़ाओ तो x की वैल्यू कम। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओ दूसरी क्वांटिटी भी साथ में बढ़ेगी, एक क्वांटिटी को कम करो दूसरी भी कम होगी। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो दूसरी कम हो, या एक क्वांटिटी को कम करो तो दूसरी बढ़े, उसको अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। हाँ, वो पतला वाला तेज भागेगा तो उसको, हाँ उसको रोकने में मुश्किल होगी। हम फिर दोनों का अलग अलग मोमेंटम निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे किसका मोमेंटम ज्यादा आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब P इज इक्वल्स टू mv इसका फॉर्मूला हो गया, तो उसका यूनिट क्या होगा, हाँ क्या होता है दोनों का यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। समझ गए? तो मोमेंटम डिनोटेड बाय स्मॉल p, उसका क्वालिटेटिव मीनिंग होता है इट इज द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। एक बॉडी में कितना मोशन है, कितना चलेगा, ठीक है। उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उस बॉडी का मास और कितनी वेलोसिटी से वो आ रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस बॉडी का मोमेंटम निकल जाएगा। जति नहीं है, हाँ अभी नहीं पूछता तो नहीं बोल रहा तू, हाँ क्या कब पूछता, तो मैं तो अभी पूछा तो तू पूछ रहा है ना मेरे से, अगर मैं नाम नहीं लेता तो तेरा तो। मोमेंटम इज द मोशन कंटेन इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है इसको अपन मोमेंटम बोलते हैं, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। लीनियर मोमेंटम बोल रहा, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो, अगर वो सर्कुलर पाथ में चल रही है तो उसके मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है एंगुलर मोमेंटम। हाँ वो एंगुलर मोमेंटम है, जहां पे वो एक एंगल बना रहा है, एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है, वो एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, हमें पढ़ना है लीनियर मोमेंटम, दैट इज ठीक है m इंटू बी। तो उसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट होगा, उसका भी ऐसी कुछ फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड उसका ऐसा यूनिट हुआ, तो उसका सीधे यूनिट क्या होगा, किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर एंड पर सेकंड। समझ गए? इसको लिख लेते हैं नीचे, हिंट डाल गए, लिखो इसमें। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द, linear momentum is defined as the linear momentum is defined as the quantity of motion contained in the body, quantity of motion contained in the body। मैं जब डिक्टेट करता हूं ना तो वही चीज आप अपने मन में बोला करो, तो लिखने में आसानी होगी, याद भी रहेगा क्या लिखना है। वरना तो क्या बोले थे, तो कंटेंट के बाद क्या बोले थे, ऐसा पूछोगे। जब भी कोई मैं कोई चीज बोलता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, तो उस चीज को अपने मन में बोला करो एक बार। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है,
ये तो उसका क्वालिटेटिव मीनिंग हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखना क्वांटिटेटिवली, 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 क्वांटिटी लिखना पहले, पर वाई मत लिखना उसमें ना, क्वांटिटेटिवली लिखूंगा स्पेलिंग। वो सर जो नो बोल रहा है ना वही गलत लिख रहा होगा, अब लिख भी नहीं पा रहा है। सर अभी हाँ दिखा, अब देखो क्वांटिटेटिवली सी से चालू हो रहा है। यहाँ तो क्वांटिटी को क्यू से चालू किया ना, तो फिर ये भी क्वांटिटी है तो क्यू से चालू नहीं करेगा। क्या लिखा है? क्यू यू ए एन टी आई टी ए एन ए एल वाई, क्वांटिटेनली। सर वी है वो, कहाँ है वी? सर ये वी है। तब भी गलत है। हाँ, क्वांटिटेटिवली, क्यू क्वांटिटेटिव, नहीं भूल गए। क्वांटिटेटिव, हाँ क्वांटिटेटिव, हाँ ठीक है ठीक है। क्वांटिटेटिव लिखो पहले और फिर ली रख दो, ठीक है। क्वांटिटेटिव, हाँ क्वांटिटेटिवली, quantitatively linear momentum is the product of, quantitatively linear momentum is the product of, linear momentum is the product of mass and velocity of a body, mass and velocity of a body, mass and velocity of a body। ठीक है, इसको नीचे लिखना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, it is denoted by, it is denoted by, it is denoted by small p। सिर्फ p ही लिखे ना, स्मॉल p तो नहीं लिखे ऐसे मेरे। फॉर्मूला लिखो नीचे, p is equals to m into v, p is equals to m into v, p is equals to m into v। नीचे लिखना SI unit of linear momentum is, SI unit of linear momentum is kilogram meter per second। SI unit of linear momentum is kilogram meter per second। क्वालिटी मतलब उसका मीनिंग बता रहे हैं कि एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और क्वांटिटेटिवली मतलब उसको आप निकालोगे कैसे, वैल्यू कैसे निकालोगे इसकी, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए। जैसे वेट बोलते हैं कि वेट का मतलब क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है जो ग्राउंड में लग रहा है। मैं ज्यादा वेट लगा रहा हूं, आप ग्राउंड में कम वेट लगा रहे होगे, तो वेट इज द फोर्स विच वी आर एक्सर्टिंग ऑन द ग्राउंड। हम जमीन पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वो वेट होता है। बट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। समझ गए? तो हर चीज का दो मीनिंग होता है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। जैसे फोर्स इज अ पुश और अ पुल, फोर्स इज अ पुश और अ पुल, ये क्वालिटेटिव मीनिंग हो गया। बट क्वांटिटेटिव मीनिंग क्या है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। आप निकालोगे कैसे, उसको डिफाइन तो कर दिया आपने कि ठीक है, बट उसकी वैल्यू कैसे बताओगे, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, राइट। नीचे में लिखा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
अब जो अपना सेकेंड लॉ है ना, वो लीनियर मोमेंटम के ऊपर है। जैसे हाँ, मास और वेलोसिटी का है ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड लॉ है वो एक्चुअली लीनियर मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे फर्स्ट लॉ वाज प्योरली ऑन इनर्शिया, सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन मोमेंटम। इसलिए पहले अपन मोमेंटम पढ़ लें कि मोमेंटम क्या होता है। और फर्स्ट लॉ में फोर्स का भी काम था, until and unless अब unbalanced force is applied, इसलिए पहले अपन फोर्स पढ़े फिर फर्स्ट लॉ पढ़े। और फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, इसलिए इनर्शिया का मतलब पढ़े। समझ रहे हैं? ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम, क्योंकि सेकेंड लॉ आपका मोमेंटम से रिलेटेड है। अब सेकेंड लॉ में ही ना अपन F इज इक्वल्स टू ma डिराइव भी करेंगे। मैंने बोला था कि आप लोग को मैंने F इज इक्वल्स टू ma अभी बता दिया, बट एक्चुअली में उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे सेकेंड लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब अपन आएंगे तो अपन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, उसका मतलब समझेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए। बट नेक्स्ट क्लास में आने से पहले भाई पुराना रिवाइज करके आना ना, ये मोमेंटम क्या होता है, इसका मीनिंग पूछूंगा ना मैं, और ये